इज इंटरफेज। इंटरफेज हमारे पास एक मेजर कंपोनेंट है सेल साइकिल का। और सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल इज एक्चुअली दो सीरीज ऑफ चेंजेस फ्रॉम विच द सेल अंडरगोज इन ऑर्डर टू डिवाइड। इससे पहले सेल प्रिपरेशन भी कर रहा होता है, वो भी हमारे पास सेल साइकिल का कंपोनेंट है। और जब सेल एक्चुअली डिवाइड करता है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेल साइकिल। अगर हम ड्यूरेशन देखें ह्यूमन सेल साइकिल का, तो ह्यूमन सेल साइकिल इज़ एवरेज ह्यूमन सेल साइकिल इज़ अबाउट 24 आवर्स। मतलब कि 24 आवर्स के बाद जो सेल है वो डिवाइड हो जाएगा। लाइकवाइज अगर हम यीस्ट का देखते हैं, विच इज़ यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर फंजाई, तो उसका लाइफ साइकिल हमारे पास सेल साइकिल जो है इट हैज़ अबाउट ड्यूरेशन दैट इज़ 90 मिनट्स। सेल साइकिल को हम टू फेजेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज इंटरफेज एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज माइटोटिक फेज। अब इंटरफेज और माइटोटिक फेज हम किस बेस पर कह रहे हैं? इंटरफेज इज द फेज जिसके अंदर सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, बट इट इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर डिवीजन। जबकि माइटोटिक फेज जो है, दैट इज द फेज जिसके अंदर सेल ओरिजिनली डिवाइड कर रहा होगा। अब वर्ड माइटोटिक फेज डज नॉट मीन माइटोसिस ओनली। माइटोटिक वर्ड का मतलब यहाँ पर है कि द फेज इन विच द सेल इज गोइंग टू एक्चुअली डिवाइड। अब माइटोटिक फेज कैन ईदर बी माइटोसिस और मियोसिस। देन इंटरफेज को अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि इंटरफेज जो है वो सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट फेज है, क्योंकि सेल साइकिल को हमने टू मेजर फेजेस में डिवाइड किया, दैट आर इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। इंटरफेज को लॉन्गेस्ट क्यों कहा जाता है? अगर हम ह्यूमन सेल साइकिल की एग्जांपल को ही देखें कि जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि 24 आवर्स उसका सेल साइकिल का ड्यूरेशन है, उसको अगर हम स्प्लिट करते हैं इंटरफेज में और माइटोटिक फेज में, तो माइटोटिक फेज ओनली टेक्स 30 मिनट्स। तो हमारे पास जो रेस्ट ऑफ द टाइम है, दैट इज 23.5 आवर्स, वो हमारे पास इंटरफेज ले रहा है। सो द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल इज इंटरफेज। यू नीड टू मेमोराइज दिस। देन इंटरफेज को मिसलीडिंगली रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है। रेस्टिंग फेज इसको इसलिए नहीं कहा जाता कि इसके अंदर सेल जो है वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा, जबकि ये इंटरफेस के अंदर सेल के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, हम इसको डिस्कस भी करेंगे। और इसलिए इसको रेस्टिंग फेज कहा जा रहा होता है क्योंकि सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा है। अदरवाइज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई रेट पर जो है वो प्रोसीड कर रही होती हैं। देन हम इंटरफेस को फर्दर डिवाइड कर देते हैं इनटू 3 सब स्टेजेस। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द G1 phase which is also called as the gap 1 phase। और gap 1 phase हमारे पास जो है इसके लिए एक और नेम जो यूज़ होता है, that is called as the post mitotic phase, कि ये माइटोसिस के बाद माइटोटिक फेज मतलब कि डिवीजन के बाद अगर सेल ने दोबारा से सेल साइकिल के अंदर एंटर होना है तो वो G1 में एंटर होगा। देन हमारे पास सेकेंड फेज इंटरफेस का जो है, दैट इज कॉल्ड एज द एस फेज। एस फेज के अंदर सेल जो है वो सिंथेसाइज करता है डीएनए, जिसकी वजह से इसको सिंथेसिस फेज या एस फेज कहा जाता है। थर्ड फेज हमारे पास जो है, दैट इज कॉल्ड एज द G2 फेज या गैप 2 फेज विच इज कॉल्ड एज द प्री माइटोटिक फेज। मतलब कि डिवीजन के फेज से पहले जस्ट बिफोर द डिवाइडिंग फेज ये हमारे पास गैप 2 फेज जो है ये एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा हमारे पास एक और फेज है विच इज़ कॉल्ड एज द G0 फेज। ये सेल साइकिल का हम इसको फेज कंसिडर नहीं करते। वी से कि हमारे पास अगर किसी सेल ने सेल साइकिल को लीव करना है और तो वो जो हमारे पास सेल होगा वो G0 फेज के अंदर एंटर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कुछ G0 के रेफरेंस से डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। लेट्स से हमने कहा, let's say this I stands for interphase and M would stand for the mitotic phase। सेल हमेशा डिवाइड करने से पहले इंटरफेज में जाएगा क्योंकि ये प्रेपरेटरी फेज है, सेल ने खुद को डिवीजन से पहले प्रिपेयर करना है, और उसके बाद द सेल विल एंटर इनटू माइटोटिक फेज विच कैन ईदर बी माइटोसिस और मियोसिस। इसी तरह से अगर इस सेल ने डिवाइड होने के बाद दोबारा से डिवाइड होना चाहता है, अगेन उसको प्रेपरेटरी फेज में इंटरफेज में एंटर होना पड़ेगा। एंड अगेन अगर उसने इंटरफेज में जैसे एंटर होगा तो इंटरफेज के बाद माइटोटिक फेज में वो दोबारा से
डिवाइड कर जाएगा। ये तो है हमारे पास नॉर्मल जो साइकिल चल रहा होता है। जब हम इंटरफेस की बात कर रहे हैं तो इंटरफेस के अंदर जो हमारे पास ड्यूरेशन जो सीक्वेंस है दैट इज गैप 1, S एंड G2। ये हमारे पास सीक्वेंस इस इंटरफेस के अंदर भी फॉलो हो रही होगी। अब माइटोसिस सेल, लेट्स से कि सेल जो है वो डिवाइड हो चुका माइटोटिक फेज के अंदर। अब सेल डिवाइड फर्दर नहीं करना चाह रहा, तो सेल विल लीव दिस सेल साइकिल एंड इट विल एंटर इनटू G0 फेज। अब G0 फेज के अंदर सेल जो है वो फर्दर डिवाइड या प्रोलिफरेट या उसका नंबर इंक्रीज नहीं कर रहा होता है। हमारे पास कुछ सेल्स हैं जो कुछ वीक्स या कुछ डेज के लिए G0 फेज में रहते हैं। देयर आर सर्टेन सेल्स विच परमानेंटली स्टे इन दिस G0 फेज। वो सेल्स जो हमेशा थ्रू आउट द लाइफ once we mature, afterwards those cell enter into G0 phase and they never divide throughout the lifetime, and those cells include नर्व सेल्स उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं विच आर न्यूरॉन्स। देन हमारे पास मसल फाइबर्स आ जाते हैं, मसल के जो हमारे पास सेल्स हैं वो भी डिवाइड नहीं करते हैं। इसी तरह से आई लेंस के सेल्स हैं जो परमानेंटली G0 फेज के अंदर चले जाते हैं। इसीलिए हमारे पास अगर कोई इंजरी हो और हमारा नर्वस टिश्यू न्यूरॉन्स डैमेज हो जाए तो लॉस ऑफ सेंसेशन कैन अकर इन दैट पर्टिकुलर पार्ट, क्योंकि अगर वो न्यूरॉन डैमेज हो गया तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट गोइंग टू प्रोलिफरेट एंड इंक्रीज इन नंबर फर्दर, प्रोवाइडेड कि उसकी सेल बॉडी इंटैक्ट हो। अगेन सेल बॉडी अगर इंटैक्ट है तो न्यूरॉन रीजनरेट कर रहा होता है, प्रोलिफरेट नहीं कर रहा होता। देन अगर हमारे पास सेल जो है वो रेस्टिंग फेज को छोड़ के वापस से डिवाइड करना चाह रहे हैं, इस G0 फेज को छोड़ के अगेन इट वांट्स टू डिवाइड। जिस तरह लेट्स से कि हमें कोई एपिथेलियल सेल की इंजरी हो गई, सर्टेन सेल्स गॉट डैमेज्ड, नाउ आवर बॉडी वांट्स टू रिपेयर द बॉडी और वो नए सेल्स बनाना चाह रही है। सो वो वाले हमारे पास जो एपिडर्मल सेल्स होंगे दे विल लीव द G0 फेज एंड दे विल अगेन एंटर इनटू द इंटरफेज के अंदर एंटर हो जाएंगे, और जैसे वो इंटरफेज में एंटर होंगे अल्टीमेटली दे विल डिवाइड। सो दिस इज ऑल अबाउट द what do we call it about the G0 phase. Now we will see one by one we will discuss these phases in detail. So let's discuss first gap 1 phase. हमारे पास gap 1 phase आ जाता है which is called as the gap 1 phase या G1 phase. G1 phase को हम post mitotic phase भी कहते हैं, post mitotic phase। और इसका अगर हम ड्यूरेशन देखें, हम ह्यूमन के सेल साइकिल को लेकर चलेंगे फर्दर। अगर हम इसका ड्यूरेशन देखते हैं तो इसका ड्यूरेशन ह्यूमंस के अंदर है अबाउट 9 आवर्स। और हमारे पास जो G1 फेज है इट इज़ द फेज ऑफ हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसके अंदर हमारे पास सेल सर्टेन एंजाइम्स सिंथेसाइज कर रहा होता है, वो एंजाइम्स जो इसके नेक्स्ट स्टेप जो कि एस फेज है उसके अंदर रेप्लिकेशन के अंदर रिक्वायर्ड होंगे। देन डीएनए बेस्ड यूनिट्स को सेल एक्यूमुलेट कर रहा होता है क्योंकि नेक्स्ट फेज के अंदर डीएनए ने सिंथेसाइज होना है इस फेज के अंदर। लाइकवाइज इस फेज के अंदर हमारे पास जो है सेल का साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और सेल का साइज क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर न्यू थिंग्स आर सिंथेसाइज्ड लाइक एंजाइम्स एंड न्यू थिंग्स आर एक्यूमुलेटेड लाइक डीएनए बेस्ड यूनिट्स एंड इन ऑर्डर टू अकोमोडेट ऑल दोज थिंग्स द ओवरऑल सेल साइज इंक्रीजेस। नेक्स्ट हमारे पास जो फेज आ जाता है दैट इज कॉल्ड एज द एस फेज। एस फेज के अंदर अगर हम देखें तो एस फेज हमारे पास इसको हम कहते हैं सिंथेसिस फेज। एस फेज इज कॉल्ड एज द सिंथेसिस फेज, जिसके अंदर हमारे पास सेल जो है वो सिंथेसाइज कर रहा होता है डीएनए को और अपना जो क्रोमोसोम है उनको रेप्लिकेट कर रहा होता है। एस फेज का ड्यूरेशन अगर हम देखें ह्यूमंस के केस के अंदर तो एस फेज का ड्यूरेशन इज अबाउट 10 आवर्स। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ह्यूमंस के सेल साइकिल के अंदर सब इंटरफेज के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है, तो ह्यूमन के सेल साइकिल के इंटरफेज में सबसे लॉन्गेस्ट फेज जो है हमारे पास वो एस फेज है जो कि 10 आवर्स का है। अब एस फेज हमारे पास कहाँ कहाँ लाया करता है? एस फेज माइटोसिस
के इंटरफेज में प्रेजेंट होता है हमारे पास, और मियोसिस 1 के इंटरफेज के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि मियोसिस 2 के इंटरफेज में इट इज़ नॉट प्रेजेंट। अब यहाँ पर इस फेज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ कि एस फेज के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क क्या है? ये अनकंडेंस्ड क्रोमोसोम की फॉर्म है, और अनकंडेंस्ड इसीलिए है ताकि इस फेज के अंदर सेल जो है वो अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर सके। और आप ये चीज़ भी यहाँ पर आपने याद रखनी है कि हम इंटरफेज के दौरान क्रोमोसोम्स को विजुअलाइज नहीं कर सकते। क्रोमोसोम्स को माइटोसिस में, पर्टिकुलरली माइटोसिस या मियोसिस के जो प्रोफेजेस हैं उनके अंदर हम विजुअलाइज उसे कर सकते हैं, मतलब माइटोटिक फेज में उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। एस फेज के अंदर हमारे पास जो क्रोमेटिन नेटवर्क है ये प्रेजेंट होता है, और इवन आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के थ्रू भी जो आपका जेनेटिक मटेरियल है उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते। इसके लिए हम हिस्टोलॉजिकल स्टेन्स, मतलब हीमाटोक्सिलिन या इओजिन जो स्टेन्स हैं वो यूज़ करते हैं, जो कि इस डीएनए को डाई कर देते हैं। देन वी कैन विजुअलाइज इट अंडर माइक्रोस्कोप एज द फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज़ को डेवलप भी किया जाता है कि अगर कोई सेल एस फेज़ में से पास हुआ है तो उसके नंबर ऑफ डीएनए कितने होंगे और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, या अमाउंट ऑफ डीएनए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे। तो इसके लिए एक हम 2 की स्टेप्स को अंडरस्टैंड करेंगे। पहला स्टेप ये है कि अगर आपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को आइडेंटिफाई करना है तो आपको नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर्स पता होने चाहिए। नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर्स, नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर्स जो हैं ये हमारे पास इक्वल होते हैं टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और अगर हम इसको यहाँ पर डायग्रामेटिकली देखें तो लेट से हमारे पास ये क्रोमोसोम है, ये इसका सेंट्रोमेयर या जिसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं ये है। क्योंकि यहाँ पर एक सेंट्रोमेयर है तो इसको हम सिंगल क्रोमोसोम कंसिडर करेंगे विद अ सिंगल क्रोमेटिड। जैसे ही क्रोमोसोम हमारे पास एस फेज में से पास करेगा तो ये अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। क्रोमोसोम रेप्लिकेट जब करेगा तो यू कैन ऑब्जर्व ओवर हेयर कि अभी भी हमारे पास नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर एक ही है, तो इसको भी हम 1 क्रोमोसोम ही कंसिडर करेंगे, बट विद द डिफरेंस दैट दिस इज 1 क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड्स, दिस इज 1 क्रोमोसोम विद सिंगल क्रोमेटिड। दूसरा जो मेन क्वेश्चन है दैट इज अबाउट अमाउंट या नंबर ऑफ डीएनए किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए आपने याद रखना है डीएनए काउंट करने के लिए यू नीड टू काउंट नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स। सो नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स are equal to number of DNA। अब यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर सिंगल क्रोमेटिड है तो यहाँ पर हमारे पास जो डीएनए होगा दैट वुड बी 1 डीएनए, जबकि यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर भी एक डीएनए है और इसके अंदर भी है, therefore 2 chromatids, so we would say over here we have 2 डीएनए। नाउ नेक्स्ट फेज की तरफ हम चलते हैं। द नेक्स्ट फेज ऑफ दिस इंटरफेज इज द G2 फेज, या जिसको हम गैप फेज भी कहते हैं। सो G2 फेज की तरफ चलते हैं। गैप 2 फेज, या जिसके लिए हमने टर्मिनोलॉजी यूज की दैट इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू बी एज प्री माइटोटिक फेज। प्री माइटोटिक मीन्स माइटोसिस से पहले हो रहा है। और इसका अगर हम ड्यूरेशन देखें सेल साइकिल के अंदर, ह्यूमन सेल साइकिल के रेफरेंस से, दैट इज अबाउट 3.5 आवर्स। इस फेज के अंदर हमारे पास बहुत सारी न्यू प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही होती हैं, पर्टिकुलरली ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो कि हमारे पास सेंट्रियोल्स की सिंथेसिस के अंदर भी रिक्वायर्ड है और माइटोटिक एपरेटस की सिंथेसिस के लिए भी रिक्वायर्ड होती है। देन यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लिक एसिड भी सिंथेसाइज किया जा रहा है, दैट इज आरएनए माइटोटिक एपरेटस, मतलब स्पिंडल फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास जो माइटोटिक एपरेटस है, स्पिंडल्स हैं या एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, उनकी सिंथेसिस के अंदर रिक्वायर्ड होंगे। सो
हमने ये चीज़ भी यहाँ पर याद रखनी है कि यहाँ पर एक और न्यूक्लिक एसिड भी हमारे पास सिंथेसाइज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, जो कि माइटोटिक एपरेटस और सेंट्रियोल्स की जो सिंथेसिस है उनके अंदर रिक्वायर्ड होगा। G2 फेज हमारे पास वो फेज होता है जिसके अंदर हमारे पास सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट करते हैं। एज यहाँ पर क्योंकि ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है, लाइकवाइज यहाँ पर हमारे पास सेंट्रियोल्स भी सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रियोल्स। हमारे पास सेंट्रियोल्स यूजुअली पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं परपेंडिकुलर टू वन अनदर नियर टू द न्यूक्लियस in an area, in a dense area that is called as centrosome. So इस एरिया को हम क्या कहेंगे? This area is called as centrosome. और इस सेंट्रोजोम के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास पेयर ऑफ सेंट्रियोल इज प्रेजेंट। जैसे ही हमारे पास सेल इंटरफेस से गुजरते हुए G2 फेज को क्रॉस करता है, तो G2 फेज को क्रॉस करने के बाद विद इन दिस सेम सेंट्रोजोम हमारे पास सेंट्रियोल्स जो हैं वो रेप्लिकेट हो जाते हैं। सो इन दिस सेंट्रोजोम वी वुड हैव 4 सेंट्रियोल्स। तो ये आपने याद रखना है यहाँ पर कि सेपरेट सेंट्रियोल्स नहीं होते इंटरफेस के बाद, बल्कि ये माइटोटिक फेज में जाके इनका ये जो मेन जोन है, जो रीजन है, ये भी सेपरेट होना शुरू हो जाता है। जबकि इंटरफेस के अंदर विद इन द सिंगल सेंट्रोजोम हमारे पास ये रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल्स जो हैं दे विल बी फाउंड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अगेन माइटोटिक फेज, जिसको हम कह रहे हैं कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि G2 फेज जो है हमारे पास अगर हम देखें तो वो माइटोसिस से पहले प्रेजेंट है, जबकि अगर G1 फेज को देखें तो वो माइटोसिस के हमारे पास ये माइटोटिक फेज के बाद लोकेटेड है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सर्टेन चेक पॉइंट्स ऑफ सेल साइकिल। अब जब हम चेक पॉइंट्स सेल साइकिल की बात करते हैं तो व्हाट डू वी मीन बाय दैट? हमारे पास चेक पॉइंट्स वो जोन्स होते हैं जिनको सेल उन पॉइंट्स के ऊपर सेल जो है वो फर्दर प्रोसीड करने से पहले चेक करता है कि प्रीवियस फेजेस के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो रॉ मटेरियल्स चाहिए थे, क्या वो सिंथेसाइज प्रॉपर्ली हो चुके हैं या नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 मेजर चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं सेल साइकिल के अंदर। जो पहला हमारे पास चेक पॉइंट होता है वो आता है हमारे पास गैप 1 फेज के बाद। यहाँ पर अगर आप देखें तो गैप 1 फेज के बाद G1 फेज और S फेज के दरमियान में हमारे पास पहला चेक पॉइंट आएगा जो G1 की एक्टिविटीज़ को जो है चेक करेगा। देन हमारे पास नेक्स्ट जो चेक पॉइंट आएगा वो आएगा हमारे पास G2 और माइटोटिक फेज के दरमियान के अंदर, जो कि डिवाइडिंग फेज से पहले इंटरफेस की तमाम एक्टिविटीज़ को चेक कर रहा होगा। हमने यहाँ पर एक और चीज़ भी याद रखनी है कि जो G2 फेज़ है उसको हम विद रिस्पेक्ट टू माइटोसिस यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि मियोसिस के अंदर G2 फेज़ इज़ एब्सेंट। देन हमारे पास एक और चेक पॉइंट है जो कि विद इन हमारे पास माइटोटिक फेज़ जो है वो लाई करता है। दिस चेक पॉइंट इंश्योर्स के हमारे पास डिवीजन जो है वो प्रॉपरली हो। तो अगर यहाँ पर कोई भी एक कंट्रोल भी सेल साइकिल का प्रॉपरली चेक पॉइंट जो है वो काम नहीं कर रहा है, सो एबनॉर्मल सेल डिवीजन कैन रिजल्ट विच कैन ऑल्सो अल्टीमेटली लीड्स टूवर्ड्स एबनॉर्मल सेल डिवीजन और विच इज़ कॉल्ड एज ट्यूमर और कैंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। सबसे पहला जो हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है दैट इंक्लूड्स दैट ऑल ऑफ द फॉलोइंग सेल्स दे रिमेन फॉर लाइफ टाइम इन G0 फेज एक्सेप्ट। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर कि हमने यहाँ ये बताना है कि सारे के सारे यहाँ पर वो सेल्स हैं जो G0 फेज के अंदर थ्रू आउट द लाइफ टाइम रहते हैं, सिवाय किस सेल के। तो वो हमारे पास जो सेल है, अगर आप 4 ऑप्शंस देखें तो अल्फा ऑप्शन इज द नर्व सेल, बीटा ऑप्शन इज द ग्लायल सेल, चार्ली ऑप्शन इज द मसल फाइबर्स एंड डेल्टा ऑप्शन इज द आई लेंस। इसमें से हमारे पास नर्व सेल्स आर न्यूरॉन्स जो कि परमानेंटली G0 फेज में होते हैं। आई लेंस के सेल अगर हम देखें दे आर ऑल्सो परमानेंटली इन G0 फेज। मसल फाइबर सेल्स जो हैं हमारे पास वो भी हमारे पास परमानेंटली G0 फेज में होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन दैट वी वुड हैव ओवर हियर वुड बी बीटा, दैट आर ग्लायल सेल्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरोग्लिया सेल। इसीलिए जो हमारे पास यूजुअली ब्रेन का ट्यूमर होता है वो न्यूरॉन्स के प्रोलिफरेट करने से नहीं, बल्कि ग्लायल सेल्स जो कि हमारे ब्रेन के अंदर नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाले सेल्स हैं उनकी डिवीजन से हो रहा होता है।
Let's move towards the second MCQ that includes that during interphase centrioles, options are replicate and stay in the same centrosome, which seems to be true. जैसा कि अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि replicate करने के बाद centrioles they stay in the same centrosome. Let's see the beta option. Beta option is do not replicate. Then we have replicate and separate in different centrosomes, and delta option that we have is replicate and stay united throughout the cell division. तो यहाँ पर the correct option would be alpha option, that is they replicate and stay in the same centrosome. Now let's talk about the third MCQ that states that longest phase of the cell cycle is. तो cell cycle का हमारे पास जो longest phase है वो हमने discuss किया कि interphase होता है, और यहाँ पर हमारे पास Charlie option would be the correct option. Then let's move towards the fourth question. Fourth question states that identify the unicellular eukaryotic organisms with cell cycle of about 1.5 hours. अब यहाँ पर जो key term है that is unicellular eukaryotic organism. हमारे पास 4 options हैं. 4 options में से अगर हम देखें तो हमारे पास जो चार्ली ऑप्शन है दैट इज बैक्टीरिया, वो तो स्ट्रेट अवे एलिमिनेट हो जाएगी क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. देन हमारे पास वी आर लेफ्ट विद द 3 ऑप्शंस यीस्ट, ह्यूमन जर्म सेल एंड मशरूम. यहाँ पर अगर यूनिसेलुलर देखें तो हमारे पास अल्फा और बीटा ऑप्शंस यूनिसेलुलर हैं, जबकि हमारे पास जो डेल्टा ऑप्शन है इट इज़ मल्टीसेलुलर. अल्फा और बीटा में से अब हमने सेलेक्ट करना है. अब अल्फा और बीटा में से अगर हम देखें सेलेक्ट करने के लिए तो हमारे पास जो सेल साइकिल यीस्ट का है 90 मिनट्स का होता है, या 1.5 या 1.5 आवर हम उसको कह सकते हैं. सो यीस्ट वुड बी करेक्ट ऑप्शन ओवर हेयर. सो अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट फिफ्थ MCQ देखेंगे. फिफ्थ MCQ स्टेट्स दैट नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स फाउंड इन द सेल आफ्टर इंटरफेज आर, कि कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स के ट्रिपलेट्स हमारे पास इंटरफेज के बाद प्रेजेंट होंगे. वी हैव 4 ऑप्शंस ओवर हेयर. अब माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स हमने सेंट्रियोल्स के रेफरेंस से यहाँ पर काउंट करने हैं. इंटरफेज में से G2 फेज को जैसे सेल क्रॉस करेगा तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेंट्रियोल्स कितने हैं 4. एक सेंट्रियोल के अंदर हमारे पास 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं या 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स होते हैं. So if we know the number of microtubule triplets in one centriole, we can count of these 4. तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 4 के साथ, that comes out to be 36. So correct option we have over here is the beta option.